नमस्कार। हम सब ने सुना है ना कि डेमोक्रेसी मतलब जनता का राज। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो इस पूरी बात पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इसे कहते हैं एलीट थ्योरी। तो चलिए देखते हैं कि सत्ता का ये छिपा हुआ खेल आखिर है क्या। और ये सवाल ये तो सीधा डेमोक्रेसी की जड़ों पर ही चोट करता है। मतलब पावर असल में है किसके पास? क्या ये हम सब में बराबर बंटी है या फिर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए ना दो एकदम अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। तो देखिए, एक तरफ है प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद। इसका मानना है कि पावर समाज के कई अलग अलग ग्रुप्स में फैली हुई है, सब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एलिटिज्म यानी अभिजात्यवाद। ये कहता है नहीं भाई, पर्दे के पीछे असली पावर तो हमेशा एक छोटे से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के हाथ में ही रहती है, चाहे सामने से कितना भी लगे कि डेमोक्रेसी है। तो आज हमारा फोकस इसी दूसरे वाले मतलब ज्यादा चैलेंजिंग आइडिया पर होगा, एलीट थ्योरी। ये थ्योरी सीधे सीधे इस बात को चैलेंज करती है कि डेमोक्रेसी का मतलब वाकई में जनता का राज है। तो ये एलीट थियरी है क्या आखिर? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हर सोसाइटी में एक छोटा सा ग्रुप होता है, लेकिन वो होता बहुत पावरफुल है। ये लोग कौन है? आर्थिक और राजनीतिक एलीट्स। असली पावर इन्हीं के पास होती है। और मजे की बात यह है कि ये पावर चुनावों से नहीं आती। मतलब असली खेल तो कहीं और ही चल रहा होता है, वोटिंग बूथ के बाहर। अब ये आइडिया कोई नया नहीं है। चलिए मिलते हैं इसके आर्किटेक्ट से, मतलब उन विचारकों से जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी की नींव रखी। ये थे इटालियन स्कूल के थिंकर्स। तो सबसे पहला नाम आता है विल्फ्रेडो पैरेटो का। ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्हीं की वजह से एलीट शब्द एकेडमिक दुनिया में इतना फेमस हुआ। पेरेटो का सबसे मशहूर आइडिया था सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। उन्होंने कहा कि इतिहास असल में एलीट्स का कब्रिस्तान है। एक रूलिंग क्लास खत्म होती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। पावर कभी आम लोगों तक पहुंचती ही नहीं, वो तो बस एक एलीट ग्रुप से दूसरे एलीट ग्रुप के पास घूमती रहती है। यहां तक कि बड़े बड़े रेवोल्यूशंस भी उनके हिसाब से बस एक नए एलीट ग्रुप को पावर में लाने का तरीका है। चलिए अब आते हैं दूसरे थिंकर पर, गिटैनो मोस्का। इनका फोकस इस बात पर था कि ये एलीट्स अपनी पावर को आखिर बनाए कैसे रखते हैं। मॉस का आइडिया इस एक लाइन में छिपा है। उनके लिए पावर का सीक्रेट टैलेंट या काबिलियत नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है। सोचिए, एक छोटा वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हमेशा एक बड़ी बिखरी हुई भीड़ पर हावी हो सकता है। उनका सारा खेल बस इसी एक शब्द पर टिका था, ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हमारे तीसरे थिंकर हैं रॉबर्ट मिशेल्स, और डेमोक्रेसी को लेके इनका नजरिया शायद सबसे पेसिमिस्टिक मतलब सबसे निराशावादी था। मिशेल्स ने हमें दिया आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र का लौह नियम। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का राज। उनका कहना था कि कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, चाहे वो कितने भी डेमोक्रेटिक इरादों से शुरू हुआ हो, आखिर में जाकर उसका कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है। ये एक आयरन लॉ है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पावर सिमटकर कुछ ही हाथों में आ ही जाती है, ये होना तय है। तो ये तो हो गई क्लासिकल थ्योरी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आइडिया को मॉडर्न जमाने में, खास तौर पर 20वीं सदी के अमेरिका में कैसे देखा गया। साल था 1956 और एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे सी राइट मिल्स। उन्होंने अपनी किताब द पावर एलीट में इस थियरी को एक बिल्कुल नया और मॉडर्न एंगल दिया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के अमेरिका में एक नया पावर सेंटर बन चुका है। मिल्स के हिसाब से ये पावर एलीट 3 पिलर्स पर खड़ा था: बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के हेड, मिलिट्री के टॉप जनरल्स और सरकार के टॉप लीडर्स। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, जहां इन तीनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, बस वहीं जन्म होता है असली पावर एलीट का। और यही छोटा सा ग्रुप देश के सबसे बड़े फैसलों को कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर हमें एलीट थ्योरी का सबसे साफ, सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखना हो तो वो है कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। ये ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी के रूल का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर हम एलीट थ्योरी के नजरिए से देखें तो कॉलोनियलिज्म क्या है? ये कुछ और नहीं, बस एक विदेशी ऑर्गेनाइज्ड एलीट ग्रुप का एक बहुत बड़ी लोकल आबादी पर कब्जा करना है। और मकसद सिर्फ एक था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और ये कॉलोनियल कंट्रोल भी कई तरह का होता था। जैसे एक था सेटलर कॉलोनियलिज्म, जिसमें बाहर से आकर लोग ही बस जाते थे। दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स लूटना होता था। फिर था सरोगेट कॉलोनियलिज्म, और आखिर में आता है इंटरनल कॉलोनियलिज्म,
जिसमें एक ही देश के अंदर एक हिस्सा दूसरे हिस्से का शोषण करता है। और पता है, वक्त के साथ साथ शोषण के ये तरीके भी बदलते गए। पहले स्टेज में तो सीधी सीधी लूट और ट्रेड पर मोनोपोली थी। दूसरे स्टेज में कॉलोनी को एक मार्केट बना दिया गया, जहां रूलिंग कंट्री अपना तैयार माल बेचती थी। और जो तीसरा और आखिरी स्टेज था, वो था फाइनेंशियल कैपिटल का। इसमें इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के जरिए पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाने लगा। तो सवाल ये है कि इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एलीट थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये आज की दुनिया को देखने और समझने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। देखिए, एलीट थ्योरी हमें वो सवाल पूछने के लिए उकसाती है जो शायद हम पूछते नहीं, कि असल में पावर है किसके पास। ये हमें सतह के नीचे देखने में मदद करती है, ये समझने में कि हमारी सोसाइटी में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो आखिर कौन और कैसे ले रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर रॉबर्ट मिशेल्स का आयरन लॉ वाकई सच है, अगर हर सिस्टम पर कुछ ही लोगों का राज होना तय है, तो फिर डेमोक्रेसी और पावर टू द पीपल जैसी बातों का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।